स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे जो आपको होमवर्क में दिए गए थे। ठीक है, एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज के। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 1, 2, 3 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कह रहे थे गिवन दैट SCF 306 एंड 657 इज 9। हमें SCF दिया हुआ है। ठीक है, 306 और 657 इक्वल्स टू 9। हमें एलसीएम निकालना। देखिए, दो नंबर के लिए SCF और एलसीएम का एक फॉर्मूला बताया था मैंने बताया था SCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू, दो नंबर कौन कौन से हैं? 2 नंबर 306 इंटू 657। ठीक है, आपको SCF कितना दिया हुआ है? 9 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे? 306 और 657 को 9 से डिवाइड करोगे। ठीक है, यहां से आप इसको काट दोगे, यह आपके पास 34 इंटू 657। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 22338। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास आता है क्वेश्चन, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है कि 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। तो कह रहा है कि इसके अगर हम इसकी पावर कुछ भी रखें तो हमें चेक करना है कि लास्ट में इसके कभी 0 आ सकता है। तो हमने कहा किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आने का मतलब है उसको 10 से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, किसी भी डेट के लास्ट में अगर किसी भी नंबर के लास्ट डेट अगर 0 है तो उस नंबर को आपको 10 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना पड़ेगा। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर में फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मस्ट है, होना ही चाहिए, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं और कैसे करने का इसका तरीका है। इसमें इसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 6 की पावर n आ सकता है, फिर 4 की पावर n भी आ सकता है, फिर आपके पास आ सकता है 14 की पावर n, फिर आ सकता है आपके पास 15 की पावर n, आ सकता है आपके पास 8 की पावर n। ठीक है, ये सब नंबर्स आपके पास आ सकते हैं किसी भी। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा वैसे ही आपको इन सारे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ओके। तो हमने कहा सबसे पहला आंसर में देखा, हमने कहा इफ 6 टू दी पावर n, ठीक है, एंड विद डिजिट 0। प्लीज ध्यान देना, इफ 6 टू दी पावर n एंड विद डेट 0 देन it must be divisible by 2 and 5। that is, please ध्यान देना, that is its prime factor या its prime factorization must contain 2 and 5। देखिए, कहता है अगर 6 की पावर n 0 पर एंड होता है तो उसको 2 and 5, दैट मीन्स 10 से डिविजल होना पड़ेगा। 2 and 5, 2 से भी 5 से भी, मीन्स इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 आना ही चाहिए। ठीक है, बट हम देखते हैं 6 टू दी पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 टू दी पावर n। ठीक है, इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं, डज नॉट कंटेन 5, इसमें 5 नहीं है। सो बाई यूनिकनेस ऑफ, देखिए हम लिखते कैसे हैं, बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं लास्ट में, जब ये ऐसा नहीं है, यानी 5 इसके प्राइम फैक्टर में नहीं आया, 2 तो आ गया। सो बाई
सो यहाँ पे बाई आएगा, बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 to the power n can never end with डिजिट 0, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं और क्वेश्चन को लेके इसे बताता हूं आपको। जैसे सपोज करो अगर आपके पास 14 की पावर n आता है तो आप लिखोगे इफ 14 to the power n एंड विद डिजिट 0 देन इट मस्ट बी डिजिटल बाय 2 and 5, इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन 2 and 5। 14 के फैक्टर करेंगे, 14 का फैक्टर होगा 2 and 7, 2 into 7 to the power n, तो हम कहेंगे डज नॉट कंटेन 5। So by uniqueness of fundamental theorem of arithmetics 14 to the power n can never end with date 0। हम सपोज करो 8 की बात करते हैं, हमने कहा if 8 to the power n end with date 0 it must be divisible by 2 and 5, its prime factorization must contain 2 and 5। but 8 की बात करते हैं तो 8 में क्या आएगा 2 into 2 into 2 की पावर n does not contain 5। so by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic 6 to the power n can never end with date 0। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके ये मैंने 6 की पावर n का दिखाया, आप इन 4 की पावर n, 14 की पावर n, 15 की पावर n, 8 की पावर n को होमवर्क में कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमने कहा कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 मीन्स एक वो खुद, एक 1 और उसके अलावा भी कोई फैक्टर हो, तो समझ जाइए वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो उसको करने का तरीका देखिए क्या है। हमने इसको 7 into 11 into 13 plus 13 ऐसे लिख दिया। हमने इसमें से 13 कॉमन ले लिया, हमने क्या लिखा 7 into 11 plus 1। देखिए एक नंबर ये है और एक नंबर ये, 2 नंबर इसके फैक्टर आ गए, यानी एक तो खुद नंबर है, ठीक है, और एक नंबर 1 इसका फैक्टर, इसके अलावा भी देखो 13 इसका फैक्टर है और 77 plus 78 भी इसका फैक्टर है। ओके सो इट इज कंपोजिट नंबर। सिर्फ इतना ही करना है आपको, इट इज कंपोजिट नंबर, बस कॉमन निकाल के छोड़ देना है, कंपोजिट नंबर। ओके देखिए यहाँ से अब इसकी बात करते हैं, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है हमारे पास कॉमन है 5, तो हमारे पास क्या बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। देखिए एक 5 इसका फैक्टर है, एक ही नंबर फैक्टर है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी में से पढ़िए, वो इजीली क्या पूछ रहा है उससे 18 and 20 का एलसीएम पूछ रहा है आपसे। तो जब भी लीस्ट वैल्यू पूछी जाए तो एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, लीस्ट वैल्यू पूछी जाए तो एलसीएम निकालते हैं, और जब बड़ी वैल्यू पूछी जाए मैक्सिमम जब पूछे मैक्सिमम नंबर, ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। और जब लीस्ट टाइम, जैसे इसमें लीस्ट टाइम पूछा गया तो हमें क्या निकालना है एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल के आप आंसर निकाल सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है 1.3। इसमें दिया गया प्रूव दैट √3 √2 √3 √5 √7 √11 आर इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर आप पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q इज कॉल्ड रैशनल नंबर, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, और जिस तरह से मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट है, इसको एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में डालने हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं क्वेश्चन करता हूँ √3, तो √3 का स्टार्ट करता हूँ। मुझे प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा मान के चलता हूँ, यानी कॉन्ट्रेरी, टू द कॉन्ट्रेरी मीन्स कि उसको उल्टा सपोज करता हूँ। मैं सपोज करता हूँ √3 मेरा क्या है, रेशनल है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, लेट अस अज्यूम, हमने क्या किया, ये आंसर है, यहां से देखिए
हमने एज्यूम किया टू द क्वांटिटी, उल्टा उसने पूछा इरेशनल, हमने उल्टा अज्यूम किया कि √3 इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो देखिए क्या होगा, √3 को हम P/Q यानी A/B की फॉर्म में ले सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए। को प्राइम बनकर इसका मतलब है कि A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी, यानी आपस में कटेंगे नहीं। जैसे सपोज करो ये हमने लिख दिया 30/20, तो ये आपस में कट गए, ऐसे कटेंगे नहीं है। ठीक है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 2/3, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह से A/B है, लेकिन इंटीजर है। ठीक है, हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने ऐसे लिख दिया, हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। क्या किया, सेकंड स्टेप देखिए, पहला स्टेप हमने ऐसे कर दिया, सेकंड स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड स्क्वायर किया। तो इधर कितना आ गया 3, इधर कितना आया A², इधर कितना आया B²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, A² = 3B², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके A² को पहले लिख दिया, A² = 3B²। नाउ हमने यहां से देखा कि A² 3 से डिवाइड हो रहा है। अब B की जगह हम कुछ भी रख दें, सपोज करो 3, मैंने 4 रख दिया, 4 का 16 × 3, तो 3 से फिर से डिवाइड होगा। देखो जिस भी नंबर में कोई चीज कॉमन आ जाए तो वो वैल्यू उससे डिवाइड होती है। जैसे A² की वैल्यू 3B² है, 3 कॉमन आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड जरूर होगा। तो नाउ A² इज डिविजिबल बाय 3, और ये एक थ्योरम है, अगर कोई इंटीजर का स्क्वायर 3 से डिविजल है तो A इज ऑल्सो डिविजल बाय 3, तो A भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मेट देखना, जैसे मैं फॉर्मेट में करता जा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में करना है। नाउ पुट, हमने क्या करना है, नाउ पुट A = 3m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने 3m रख दिया A की जगह, तो A की जगह 3m रखा, तो 3 A की जगह 3m का होल स्क्वायर आ गया = 3B² आ गया। ठीक है, यहां से मेरे पास आया 9m² = 3B², 3 से 3 काट दिया। तो मैं अगर B² की वैल्यू निकालूं तो बताओ B² कितना होगा, मेरे पास B² होगा, B² होगा 3m²। फिर से देखिए, हमने कहा फिर से वैसी सीक्वेंस बन गई हमारे पास। क्या सीक्वेंस बनी, नाउ फिर से देखिए, कह रहा है B² इज डिविजिबल बाय 3। देखिए B² के सामने 3 कॉमन आ रहा है, तो B² क्या होगा, ये क्वांटिटी 3 से डिवाइड होगी हमेशा। ठीक है, इंप्लाइज का मतलब ये हुआ B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, B इज ऑल्सो, B भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, नाउ अब देखिए A भी 3 से डिवाइड है, B भी 3 से डिवाइड है, तो हमने कहा नाउ A एंड B हैज कॉमन फैक्टर 3। क्या रखता है, A B का कॉमन फैक्टर आ गया 3, जबकि हमने कहा कि को प्राइम का मतलब क्या होता है, ए बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसने कहा ए बी हैज कॉमन फैक्टर 3, विच कंट्राडिक्ट, क्या कह रहा है, विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट, दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, so our assumption is wrong and √3 is an irrational number। देखिए फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, हमें सबसे पहले गिवन है कि हमें प्रूफ करना है √2, √3, √5, √7, √11 आर इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने अज्यूम करना है क्या, उल्टा,
कि रूट थ्री, अगर सपोज को रूट थ्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं रूट फाइव को लेता हूँ। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मीन्स उल्टा, इसका उल्टा, जिसने पूछा उसका उल्टा, रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर। तो रूट फाइव इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ फाइव आएगा तो फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव। यहाँ पे पुट करेंगे ए इक्वल्स टू फाइव एम, ठीक है, थ्री है तो थ्री एम, फाइव होता तो फाइव एम, फाइव हमने यहाँ पे पुट किया इक्वेशन में, तो 25 एम स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से कट के कितना आएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव एम स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव, तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव। नाउ ए एंड बी हैज कॉमन फैक्टर 3, ठीक है, विच कंट्राडिक्ट, यानी यहाँ पे क्या आएगा 5, तो ए बी का कॉमन फैक्टर क्या आएगा 5, विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट, जो कि विरोध कर रहा है उस फैक्ट का, ठीक है, अगेंस्ट उस फैक्ट के जो आपने पहले माना था ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम माना था आपने कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने तो कॉमन फैक्टर निकाल दिया। इसका मतलब आपकी एजम्पशन रॉन्ग है और रूट थ्री आपका, रूट फाइव आपका इरेशनल नंबर है। तो रूट थ्री मैंने कर दिया, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट 11 आप सब क्वेश्चंस करके मुझे पिक सेंड करेंगे, प्लीज, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2 का, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये हमारे पास इरेशनल है। फिर से भाई लेट अस अज्यूम, इसका करने का तरीका देखिए क्या है। लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक, रैशनल नंबर है हमारे पास। तो हमने कहा 3 प्लस 2 रूट 5 को हमने क्या लिख दिया, ए अपॉन बी। वहाँ से हमने लिखा कि ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, देखिए ये रैशनल और इरेशनल का सम है तो इरेशनल ही, लेकिन इसमें एक पार्ट रैशनल है, दूसरा पार्ट इरेशनल है, पूरा इरेशनल नहीं है, दोनों पार्ट इरेशनल नहीं है, एक पार्ट रैशनल है और एक पार्ट इरेशनल है। तो इसमें क्या करना है, अगर पूरा रूट 5 होता तो हम पिछले वाले की तरह करते हैं, अगर एक पार्ट रैशनल दूसरा इरेशनल है तो हम इस तरह से करते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस इरेशनल पार्ट को लेफ्ट में रख लो, बाकी सबको उधर ले जाओ, यानी हमारे पास आएगा 2 रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 3। यहाँ से देखिए 2 रूट 5 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए, ए माइनस 3b अपॉन बी। यहाँ से देखिए रूट 5 इक्वल्स टू कितना आया, ए माइनस 3b अपॉन में 2b, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लिख दी है, ओके, कोई डाउट नहीं इसमें। इसमें देखिए आपके पास क्या होगा, हमने कहा कि एज इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए 2 एंड 3 तो आप जानते हैं इंटीजर होता है, ए एंड बी आर इंटीजर, अगर ये इंटीजर हैं, ठीक है, ए एंड बी भी, 3 2 तो इंटीजर है, अगर ये इंटीजर हैं, सो इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सो ए माइनस 3b अपॉन 2b इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। देन अगर ये हमने कहा, देखो ये ए बी इंटीजर हैं आपके, हमने मान रखे पहले ही कोप्राइम इंटीजर, ठीक है। 3 और 2 तो आप जानते हैं इंटीजर होते हैं, तो ये पूरा नंबर क्या बन गया, इंटीजर, यानी रैशनल नंबर बन गया। देन अगर ये रैशनल है तो इसके सामने वाला किसके इक्वल है, रूट 5, तो रूट 5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक। बट वी नो दैट, ध्यान दीजिए, बट वी नो दैट रूट 5 तो हम प्रूफ कर चुके हैं, रूट 5 इज एन irrational number, हमने लिखा, सो अवर assumption is wrong and 3 plus root 5 is an irrational number। ध्यान दीजिए, तो अगर आपके पास किसी भी रैशनल नंबर का एक पार्ट
रैशनल, दूसरा पार्ट इरेशनल है, तो उसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसके और पार्ट करके दिखाता हूं आपको। देखिए 1/√2, तो 1/√2 का जैसे मैं स्टेटमेंट लिखी थी वैसे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो 1/√2 को मैं क्या, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमने 1/√2 को क्या लिखते हैं, a/b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या इसका उल्टा कर दीजिए, तो √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, b/a। हमने यहाँ मान लिया a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है। नाउ इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट मान लिया, देखिए हो गया हमारा काम। नाउ a एंड b आर इंटीजर, ये हमारे इंटीजर हैं। सो हमने कहा b/a इज ए रैशनल नंबर, देन अगर ये रैशनल है तो √2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, but we know that √2 is an irrational number, so our assumption is wrong. And 1/√2 is an irrational number। ऐसे देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 7√5। 7√5 के आगे हम क्या करते हैं, 7√5 इक्वल्स टू a/b, यही स्टेटमेंट लिखेंगे सेम, ठीक है। यहाँ से √5 को हम इधर रखेंगे और a/b 7b, ठीक है। आगे सेम ये स्टेटमेंट हम लिख देंगे। देखो क्या, a एंड b आर इंटीजर, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे, a एंड b आर इंटीजर, सो a/b इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये इंटीजर है तो a/7 ये पूरा रैशनल नंबर होगा, तो ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन √5 को तो हम पता है क्या होता है रैशनल, इसलिए हमारे एजम्पशन रॉन्ग है, ये आपका रैशनल नंबर होगा, तो इसको आप अपने आप करेंगे, ठीक है। ये आपके पास होमवर्क। एक क्वेश्चन और है आपका एक्सरसाइज का, वो 6 + √2, इसका अगला क्वेश्चन है 4th पार्ट, ये भी आप खुद करेंगे और ये क्वेश्चंस की पिक मुझे सेंड कर देंगे, ओके। स्टूडेंट चलिए 1.4 एक्सरसाइज करते हैं। 1.4 एक्सरसाइज में हमें दिया गया कि एक रैशनल नंबर है, आपको बताना है इफ इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो एक तो तरीका है आपका, डिवाइड करके उसको चेक कर लीजिए, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो ठीक, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब एक इजी मेथड बताते हैं आपको। देखिए कह रहे हैं कि रैशनल नंबर p/q, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर दिया p/q हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कब होगा, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी इस q की प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, 2n 5n, ठीक है। यानी जब उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें q का, तो या तो 2 की पावर की फॉर्म में आना चाहिए, या 5 की पावर की फॉर्म में आना चाहिए, या सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में आना चाहिए। यानी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ या तो 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई ना हो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी इन दोनों के अलावा अगर कोई और तीसरा रेट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में है, तो वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ओके। जैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारे पास 3/8 है, 3/8 को हमने चेक किया, 3, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की 8 की, तो हमें पता है इसकी क्या होगी, 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। तो हमने चेक कर लिया 3/2 की पावर 3 यानी 2 की पावर की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। या तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए या 5 चाहिए, या दोनों आने चाहिए। 2 से भी काम चल सकता है, 5 से भी काम चल सकता है, दोनों हो तब भी काम चल सकता है, लेकिन इनके अलावा तीसरा कोई बंदा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो कहता है कि अगर मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना भी है तो क्या करूं मैं। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको करना है कि जितने 2 की पावर है उतने ही आपको 5 की पावर बनाने हैं। यानी अगर आपके पास 2 की पावर 3 नीचे है तो 5 की पावर 3 भी नीचे होना चाहिए। और आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर से भी इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी इतने से मल्टीप्लाई करेंगे,
आपको क्या चाहिए, आपको 2 और 5 की पावर इक्वल करनी है डिनोमीटर में। यानी अगर ये 2 की पावर 3 है तो मुझे 5 की पावर 3 भी चाहिए, ताकि ये 10 की पावर 3 बन जाए, और 10 से डिवाइड करना बड़ा इजी होता है। तो हमें 2 की पावर 3 था हमारे पास, तो हमने 5 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये होगा 3 इंटू 125 अपॉन 10 टू दी पावर 3। जैसे ही मैंने यहां से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 375 अपॉन 10 टू दी पावर 3, यानी 1000 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास डेसिमल पहले लग जाएगा 0.375। आपको पता है जितने जीरो होते हैं उतने आगे डेसिमल लग जाता है, तो इतना इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास आया 13 अपॉन में ये इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। आपको पता, देखिए इसमें 5 की पावर 3 है, तो दैट मीन्स ये भी टर्मिनेटिंग है, 5 की पावर 3 आ गया। ठीक है, तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर निकालना है, अगर वो निकालने के लिए बोलता है, अगर वो पूछता है सिर्फ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इतना करके हम लिख देंगे बिकॉज q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन उसने कहा डेसिमल एक्सपेंशन में निकालो, तो जितने मेरे पास 5 है उतने मेरे पास 2 भी होना चाहिए। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर कितना है 3 और यहाँ से 8, ठीक है, और नीचे 10 की पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास 104/10 की पावर 3, फिर से 3 के बाद डेसिमल 0.104 मेरा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। आगे चलते हैं जी, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 7/80। तो 7/80 की बात करते हैं, 7/80 के फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 80 के फैक्टराइजेशन हमने किया, हमारे पास आया 80 के फैक्टराइजेशन, यानी ये आ जाएगा, आप करके देख लेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5। 2 की पावर 4 कैसे करेंगे 80 के, आपको पता है यार 80 के 2 से किया 40, 2 से किया 20, 2 से किया 10, 2 से किया 5, 5 से किया 1। देखो 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है, तो हमने कहा 2 और 5 है, दैट मीन्स ये भी टर्मिनेटिंग है। अब हमें चाहिए जितनी पावर 2 की उतनी 5 की चाहिए, तो किसकी ज्यादा है 2 की, तो मुझे 5 की भी 4 चाहिए। अभी कितनी पावर है यहाँ 5 की 1, तो मुझे और कितनी चाहिए 3, तो 3 पावर से और मल्टीप्लाई कर दी मैंने 5 की। देखिए फिर से यहाँ पे 2 की पावर 4 है, मुझे 5 की पावर भी 4 चाहिए, लेकिन एक पावर मुझे पहले से गिवन है, तो मैं 3 पावर से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 7 इंटू 5 की पावर 3 कितना हो गया 125 अपॉन, यहाँ से देखो 2 की पावर 4 आ गया और 5 की पावर 4 आ गया। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 875 अपॉन 10 की पावर 4, 4 के बाद डेसिमल, तो 0.0875 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमें दिया हुआ है, हम देखते हैं 14588 अपॉन 625 को हम क्या कर सकते हैं, 625 को हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 की पावर 4, कितना आएगा 5 की पावर 4। तो इसे डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है, टर्मिनेटिंग तो हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए 2 की पावर 4 2 की पावर 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी 14588 इंटू 16 अपॉन में 10 टू दी पावर 4। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 233,408 अपॉन में 10 टू दी पावर 4, 4 के बाद डेसिमल लगा दीजिए 1 2 3 4, 23.3408। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला 13/3125। जब हम उसको करते हैं तो हमारे पास आएगा 13 अपॉन में 3125 को हम करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए 5 की पावर 5, आप करके देख लीजिए 5 की पावर 5 आएगा, कितना आएगा 5 की पावर 5। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो हमने इसको 2 की पावर 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, ये आएगा 13 इंटू 32 अपॉन में 10 की पावर 5, कितना आया 416 अपॉन में 10 टू द पावर 5, 5 के बाद डेसिमल 0.00416। ओके, एक और देखते हैं क्वेश्चन 64 अपॉन में 64 अपॉन में, देखिए ये इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 इंटू 13 इंटू 7। हमने कहा देखो 5 के अलावा और 2 के अलावा भी यहाँ पे कुछ प्राइम फैक्टर हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपका देखिए 1.4 एक्सरसाइज का कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, वो इजी सा क्वेश्चन है। तो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।